प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यदि हम बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय समझ लेते हैं तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समझने में आसानी होती है कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई और उसने बंगाल में अपने शासन की कुंजी खोजी और लगभग 250 वर्षों तक भारत पर शासन किया। ये हमारा महत्वपूर्ण विषय है और इससे आप लोगों के हर एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह यूजीसी नेट का हो, चाहे आपके महाविद्यालय का हो, चाहे आईएएस का हो, एचएस का हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय किस प्रकार से हुआ, क्योंकि सामान्यतः यह तो एक व्यापारिक कंपनी थी और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1651 ईस्वी में बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा की अनुमति से बनाई। डॉक्टर बाटन एक चिकित्सक था जिसने राजवंश की एक महिला का उपचार किया, जिससे प्रसन्न होकर के शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में 3000 रुपये वार्षिक में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, यानी फ्री ट्रेड की अनुमति इन्हें दे दिया। 1698 में सूबेदार अजीम उस शान, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा जाता है कि किसने इनको ये तीनों जमींदारियां दी थीं। तो 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीम उस शान ने उन्हें कालीघाट, सूतानाती और गोविंदपुरी की जमींदारी मात्र 1200 में अंग्रेजों को दे दिया। 1717 में सम्राट फर्रुखसियर ने पुराने सूबेदारों द्वारा दी गई आंतरिक रियायतों को या व्यापारिक रियायतों की पुष्टि कर दी और अंग्रेजों को दस्तक अर्थात फ्री पास की सुविधा प्रदान कर दी। फ्री पास का मतलब अर्थ यह है कि बंगाल में अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना था तथा उन्हें कलकत्ता के अगल बगल के अन्य क्षेत्रों में भी जमीन किराए पर लेने की अनुमति प्रदान की। और 1717 में फर्रुखसियर ने जो इन्हें दस्तक जारी किया उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर अब संघर्ष थोड़ा धीरे धीरे शुरू होगा, क्योंकि जब इनको दस्तक की सुविधा मिल गई तो इन लोगों ने दुरुपयोग करना भी शुरू कर दिया था। तो जो क्षेत्रीय राजा थे, इन राजाओं ने कहीं न कहीं उनके मन में विरोध की भावना उभर रही थी। 1741 में बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब सरफराज खान से विद्रोह कर उसे युद्ध में पराजित करके मार डाला और स्वयं समस्त प्रदेश का स्वामी बन गया। उसने मोहम्मद शाह से एक फरमान प्राप्त कर लिया, लेकिन मराठा के आक्रमण के कारण उसकी स्थिति गंभीर हो गई, यानी उसको समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर 15 वर्षों तक वह उसी में उलझा रहा। मराठा आक्रमण से बचने के लिए अंग्रेजों ने अपनी कोठी, जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता था, के चारों ओर नवाब की अनुमति से उसके चारों ओर खाई खुदवा दी। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में हो जाती है। उसके पश्चात उसका दौहित्र अर्थात उसका नाती बंगाल की गद्दी पर बैठता है और उसका नाम है सिराजुद्दौला। यानी अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल की गद्दी पर सिराजुद्दौला आसीन होता है। सिराजुद्दौला के समक्ष भी अनेक समस्याएं आईं,
जो महत्वपूर्ण मनसबदार थे या सरदार थे, उन लोगों ने सिराजुद्दौला का विरोध किया और उनमें प्रमुख थे पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और उसकी मौसी घसीटी बेगम। ये दोनों सिराजुद्दौला के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। अंग्रेज़ों को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की आशंका थी, अतः उन्होंने अपनी कोठी के परकोटे पर तोपें चढ़वा दी। अब यहाँ से धीरे धीरे बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच तनाव उत्पन्न होगा। अंग्रेज़ों ने घसीटी बेगम को समर्थन प्रदान किया, क्योंकि घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की प्रतिद्वंदी थी। घसीटी बेगम को समर्थन दिया तथा बंगाल के भगोड़ों को शरण दिया। नवाब के द्वारा जब इन जघन्य कार्यों से रोका गया तो उन्होंने टाल मटोल करने की कोशिश की। नवाब ने जब देखा कि उनकी आज्ञा का उन्हीं की राज्य में अवहेलना हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, तब उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अभियान किया। 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम को घेर लिया गया तथा 5 दिन पश्चात वहाँ के गवर्नर ने, यानी जो फोर्ट विलियम का मुख्य अधिकारी था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर रोजर ड्रेक, ये ध्यान रखना कि गवर्नर जो उस समय था फोर्ट विलियम का, रोजर ड्रेक था, अधिकारी था, और उसने फुल्टा नामक द्वीप पर अपने साथियों के साथ जाकर के शरण लिया। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किसने फुल्टा नामक द्वीप पर शरण ली और रोजर ड्रेक ने कहाँ पर शरण लिया। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोग। तो गवर्नर रोजर ड्रेक ने फुल्टा नामक द्वीप पर शरण लिया। नवाब कलकत्ता, अब यहाँ पे भी जब यहाँ पर इसने आत्मसमर्पण कर दिया, तब नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की जिम्मेदारी अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति मानिकचंद के हाथों सौंप करके मुर्शिदाबाद चला गया। कह सकते हैं कि ये सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी गलती भी थी कि उसने मानिकचंद को कलकत्ता नगर, और एक चीज़ बताना आप लोग कि कलकत्ता नगर का संस्थापक कौन था, किसे माना जाता है, तो कलकत्ता नगर का संस्थापक जॉबचार नाग था। जब मानिकचंद के हाथों में सौंप कर मुर्शिदाबाद चला गया तो सारी शासन सत्ता किसके हाथ में आ गई, मानिकचंद के हाथ में आ गई। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना होती है बंगाल में अंग्रेजी शक्ति के उदय के संबंध में, ब्लैक होल घटना या काल कोठरी ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि काल कोठरी की घटना किसके समय में हुई थी, तो काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जो ब्लैक होल घटना है, क्या चीज़ है कि क्यों इसे ब्लैक होल कहा जाता है, तो युद्धबंदियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और यह कमरा 18 फुट लंबा तथा 14 फुट 10 इंच चौड़ा था तथा युद्धबंदी 146 थे। इन बंदियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। 20 जून 1756 ईस्वी को इन्हें उस छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया और 21 जून की सुबह उसमें से मात्र केवल 23 लोग जिंदा बचे थे, अर्थात 123 लोगों की दम घुटने के कारण और कुचल जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को इस घटना के लिए उत्तरदायी माना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 7 वर्ष तक चलते रहने वाले नवाब के विरुद्ध आक्रामक युद्ध के लिए प्रचार का कारण बनाया तथा अंग्रेजी जनता का समर्थन भी प्राप्त किया। यह घटना इसके बाद होने वाले प्रतिकार के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि काल कोठरी की घटना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी घटना थी और यहीं से जो काल कोठरी की घटना है, यहीं से प्लासी युद्ध जो भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्लासी युद्ध के बारे में अनेक विद्वानों की भिन्न भिन्न राय है कि प्लासी के युद्ध ने एक पुराने शासन तंत्र को समाप्त करके नवीन शासन तंत्र का उदय किया या अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चला। तो प्लासी का युद्ध की पृष्ठभूमि इसने काल कोठरी की घटना ने निर्मित कर दिया। जब कलकत्ता के पतन का समाचार
मद्रास पहुंचा तो वहां से लॉर्ड क्लाइव मुख्य सेनापति के रूप में बंगाल पहुंचा। और क्लाइव किस रूप में आया था? क्लाइव एक कलरक के रूप में मद्रास पहुंचा था और उसने अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य में या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुख्य सेनापति के पद पर पहुंचा। और मद्रास से कलकत्ता या बंगाल वह मुख्य सेनापति की हैसियत से पहुंचा। क्लाइव के नेतृत्व में 16 अक्टूबर को अंग्रेजी सेना चली तथा 14 दिसंबर 1756 को कलकत्ता पहुंची। नवाब के प्रभारी अधिकारी मानिक चंद, जिसको सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी, नवाब के प्रभारी अधिकारी मानिक चंद ने घूस लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। और 9 फरवरी 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि होती है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अलीनगर की संधि कब हुई। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई। इसके अनुसार यानी इस संधि के अनुसार व्यापार के पुराने अधिकार अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गए तथा कलकत्ता की किलेबंदी करने के अधिकार भी मिल गए और क्षतिपूर्ति का भी वचन दिया गया। अब अंग्रेज आक्रांता के रूप में थे। नवाब के अब इधर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है, चारों तरफ उसके षड्यंत्रकारी लोग शामिल हैं, क्योंकि कुछ उसमें असंतुष्ट भी थे। तो नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठा करके क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर भी शामिल था। यानी सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था और उसने भी षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में कौन कौन लोग थे? नवाब का मुख्य सेनापति मीर जाफर, बंगाल का प्रभावशाली साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद एक बिचौलिए के रूप में शामिल थे। निश्चय यह हुआ कि मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। इसके बदले में वह कंपनी को कृतार्थ करेगा और उसकी हानि की क्षतिपूर्ति करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना, क्लाइव और जो ब्रिटिश सेना का एडमिरल था वाटसन, इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं मतभेद हो रहा था। लेकिन क्लाइव ने क्या किया? जाली हस्ताक्षर, वाटसन के जाली हस्ताक्षर करा करके इस संधि समझौते पर इन षड्यंत्रकारियों के साथ उसने समझौता कर लिया। अब जब समझौता हो गया तो अब तो युद्ध निश्चित ही होना था, क्योंकि जब दरबार के प्रमुख लोग शामिल हो गए तो सुल्तान की हार भी निश्चित ही मान लीजिए। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंदरनगर को जीत लिया। इससे सम्राट बहुत नाराज हुआ और उस समय नवाब को अफगान तथा मराठा आक्रमणों का भय भी था। उसी समय क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की ओर प्रस्थान किया। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में पलासी नामक गांव में आमों के बगीचे में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। प्लासी जो नाम पड़ा हुआ है, एक वहाँ पर एक फूल पाया जाता है, उस फूल के कारण उसका नाम प्लासी का युद्ध उसे कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर सेनाएं आपस में लड़ी तो वहाँ पे उस फूल की बहुलता होती है, इसलिए उसे प्लासी का युद्ध कहा गया। अंग्रेजी सेना में कुल 3200 लोग थे, जबकि नवाब की सेना में 50,000 लोग थे। लेकिन नवाब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? विश्वासघाती मीर जाफर, जो अंग्रेजों से मिला हुआ था। नवाब के अग्रगामी टुकड़ी, जिसके नेता मीर मादान तथा मोहनलाल थे। मीर मादान और मोहनलाल बहुत बहादुरी से लड़े और सिराजुद्दौला के प्रति ये स्वामी भक्त भी थे। अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तभी एक गोली लगी और
मीर मदान घायल हो गया। क्लाइव को वृक्षों की ओट में छुपना पड़ा, लेकिन मीर मदान को गोली लगने के बाद नवाब की सेना की स्थिति खराब हो गई। मीर जाफर ने नवाब को वापस लौट जाने की राय दी। फ्रांसीसी टुकड़ी भी हार चुकी थी और मीर जाफर केवल देखता रहा, क्योंकि मीर जाफर तो मिला हुआ था। तो जब किसी भी राष्ट्र की या किसी भी राज्य के मुख्य सेनापति ही विरोधी शत्रु से मिल जाएंगे तो उसकी हार निश्चित है। मैदान क्लाइव के हाथ रहा और मीर जाफर ने क्लाइव को बधाई दी युद्ध जीतने की। बताओ ये कितना गलत हुआ उस समय सिराजुद्दौला के साथ कि उसका सेनापति प्रतिद्वंदी को बधाई दे रहा है। मीर जाफर 25 जून को मुर्शिदाबाद लौट गया तथा अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया तथा उसकी हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने कर दिया। तो सिराजुद्दौला की हत्या किसने किया? तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने। मीर जाफर ने, अब भाई मीर जाफर तो नवाब बन गया, जब नवाब बन गया तो अंग्रेज़ों को कुछ न कुछ तो उसको उपहार देना था। तो मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगना की जमींदारी से पुरस्कृत किया, क्योंकि जो 24 परगना की जमींदारी थी वो सबसे अधिक लाभ प्रदान करने वाली थी। तो 24 परगना की जमींदारी अंग्रेज़ों को किसने दिया? तो मीर जाफर ने दिया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की व्यक्तिगत भेंट दी। 50 लाख रुपए सेना तथा नाविकों को पुरस्कार के रूप में दिया। बंगाल की समस्त फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेज़ों को सौंप दी गईं। यह तय हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों तथा व्यापारियों के निजी व्यापार पर कोई चुंगी नहीं लगाई जाएगी। इस प्रकार 1756 में हुई हानि के लिए अंग्रेज़ों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति मिल गई। अब प्लासी के युद्ध का महत्व क्या है? प्लासी के युद्ध का बहुत ही व्यापक महत्व है। इसको शॉर्ट में देखते हैं। प्लासी के युद्ध का सामरिक महत्व तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के संबंध में कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध विश्वासघात का युद्ध था, इसमें कोई वास्तविक लड़ाई नहीं हुई थी। तो विश्वासघात के आधार पर प्लासी के युद्ध को जीता गया था। तो सामरिक महत्व इसका कुछ भी नहीं था। यह एक छोटी सी झड़प थी। नवाब के साथियों के विश्वासघात के कारण अंग्रेज विजयी रहे। यह विजय क्लाइव की कूटनीतिक विजय थी। प्लासी का युद्ध केवल उसके पश्चात होने वाली घटनाओं के चलते अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बंगाल से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उस टाइम मिलता था, क्योंकि बंगाल उपजाऊ क्षेत्र था। बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन हो गया तथा फिर स्वतंत्र नहीं हो सका। नया नवाब मीर जाफर अपनी रक्षा तथा पद के लिए अंग्रेज़ों पर निर्भर था। धीरे धीरे समस्त शक्ति कंपनी ने अपने हाथों में ले ली। नवाब दीवान राय दुर्लभ तथा राम नारायण को उनके विश्वासघात के लिए दंडित करना चाहता था, लेकिन कंपनी ने उसे रोक दिया। अंग्रेज रेजिडेंट वाटसन का विशेष प्रभाव था। मीर जाफर क्लाइव का एक कठपुतली था। शीघ्र ही मीर जाफर अंग्रेज़ों के जुए से दुखी हो गया तथा उसे उतार फेंकना चाहता था। वह डच लोगों से मिलकर अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का षड्यंत्र रचने लगा। क्लाइव ने इस षड्यंत्र को वेंदारा का युद्ध, अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वेंदारा के युद्ध में डच लोगों को परास्त करके विफल कर दिया। वेंदारा का युद्ध नवंबर 1759 में अंग्रेज़ों और डचों के बीच में हुआ था। प्लासी के युद्ध तथा उसके बाद होने वाले लूट ने अंग्रेज़ों को अनंत साधनों का स्वामी बना दिया। पहली किस्त 5 लाख पाउंड की मिली थी, जो चांदी के सिक्के के रूप में मिली हुई थी, जिसने कंपनी की आर्थिक स्थिति का कायाकल्प कर दिया। अब मीर जाफर बहुत लंबे समय तक तो इनको
नहीं बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि इनकी मांग बढ़ती ही चली जा रही थी। अब मीर जाफ़र का अपदस्थ होना, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि मीर जाफ़र इनसे परेशान हो चुका था और वह किसी प्रकार इनसे मुक्ति चाहता था। यद्यपि मीर जाफ़र क्लाइव का कठपुतली था, परंतु वह कंपनी के पैसे की मांग को पूरा नहीं कर सका, जिसके कारण उसे अपने पद से जाना पड़ा। प्लासी के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से ज़्यादा सैनिक कंपनी बन गई। प्लासी युद्ध के पश्चात उसे जागीर के रूप में काफ़ी क्षेत्र प्राप्त हुए, जिसकी व्यवस्था वह सेना के बल पर ही कर सकता था। मीर जाफ़र ने कंपनी को 1 लाख रुपए मासिक सैनिक व्यय के लिए देने का वचन दिया था, लेकिन वह उसे पूरा करने में असमर्थ था, क्योंकि नवाब की आय का स्रोत तो सीमित था, तो इनकी मांग को कहाँ पूरा कर सकता था। तो जो 1 लाख उसने देने का वचन दिया था तो उसे नहीं चुका पा रहा था। तो अब अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान हो रहा था, तब इनके लिए यह अयोग्य होना शुरू हो गया था। लेकिन वह उसे पूरा करने में असमर्थ था। नवाब ने 2 वर्षों के लिए वर्धमान तथा नादिया जिले के कुछ क्षेत्र कंपनी को दिए थे, लेकिन इन जिलों की आय पर्याप्त नहीं थी। मीर जाफ़र पर कंपनी का 1760 तक 25 लाख रुपए का बकाया हो गया था और कंपनी का व्यय काफ़ी बढ़ गया था। यद्यपि हालवेल ने, जो स्थानापन्न गवर्नर था, यानी क्लाइव के जाने के बाद हालवेल एडहॉक गवर्नर के रूप में आया था, इसने मीर जाफ़र पर आरोप लगाया कि वह अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में लगा है तथा डच एवं मुगल राजकुमार शाह आलम के साथ मिलकर अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन यह सब बहाना था। नवाब का मुख्य अपराध धन का नहीं देना था। इसके पश्चात गवर्नर बेनिस्टार्ट ने यह सुझाव दिया कि यदि मीर जाफ़र वर्धमान तथा नादिया जिले, जिससे 50 लाख रुपए वार्षिक की आय हो सकती है, अंग्रेजों को दे दे तो वह उसका समर्थन करेंगे। मीर जाफ़र ने तथ्यों को समझने का प्रयत्न नहीं किया। अब अंग्रेजों को तो कोई न कोई चाहिए था। फिर इन लोगों ने क्या किया, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा, मीर कासिम, क्योंकि सबकी इच्छाएं होती हैं, सभी नवाब बनना चाहते हैं। तो मीर जाफ़र का जो दामाद था मीर कासिम, अंग्रेजों ने उसको नवाब बनाने का एक सुझाव दिया और मीर कासिम भी अंग्रेजों के प्रति अपनी मित्रता दर्शाता रहा। मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम ने अपने को नवाब के प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया। उसने अपने को अंग्रेजों का मित्र घोषित किया तथा वित्तीय कठिनाइयों में मदद देने का वचन दिया। 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम तथा कलकत्ता काउंसिल के बीच एक संधि हुई। तो जो संधि हुई उसकी महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं कि पहली जो मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच जो संधि हुई 1760 में, उसमें था मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव के जिले देना स्वीकार किया। दूसरा संधि की शर्त थी या दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग होगा। ठीक है, यानी 50% कंपनी का भाग होगा। थर्ड पॉइंट था मीर कासिम दक्षिण में कंपनी के अभियानों के लिए 5 लाख रुपए देगा। मीर कासिम कंपनी के मित्र अथवा शत्रुओं को अपना मित्र अथवा शत्रु मानेगा। दोनों एक दूसरे के आसामियों को अपने प्रदेश में बसने की अनुमति देंगे। कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा नवाब को सैनिक सहायता देगी। ये उस संधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन शर्तों को दोनों को पालन करना था। संधि को कार्यान्वित करने के लिए बेनिस्टार्ट को तथा कैलार्ड को बेनिस्टार्ट और कैलार्ड 14 अक्टूबर 1760 को मुर्शिदाबाद पहुँचे और मीर जाफ़र ने अपने को चारों ओर से घिरा देखकर मीर कासिम के पक्ष में अपनी गद्दी छोड़ दी। मीर जाफ़र
ने 15,000 रुपये मासिक की पेंशन पर कलकत्ता में रहना उचित समझा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, देखो कि हिंदू शासकों में तो यह था कि अपने पुत्र के पक्ष में वो स्वेच्छा से गद्दी छोड़ रहे थे, लेकिन मुगल इतिहास में, मुगलों के इतिहास में या तुर्कों के इतिहास में यह पहला अवसर था जब मीर जाफर ने स्वेच्छा से अपनी गद्दी छोड़ी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला शासक कौन था जिसने, मुस्लिम शासक कौन था जिसने स्वेच्छा से अपनी गद्दी छोड़ी थी? तो मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में स्वेच्छा से अपनी गद्दी छोड़ी थी। अब इसका जो नेक्स्ट भाग है अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके जो मेन पॉइंट हैं उसको आप लोग याद जरूर रखना, क्योंकि आप लोगों की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। थैंक यू।